फिल्म की शुरुआत एक डरावने शेर से होती है जो स्ट्रैटन ओकोमोंट नाम की बड़ी ब्रोकरेज कंपनी के ऑफिस में चलता हुआ दिखाया जाता है। यह सीन देखकर ही समझ आ जाता है कि आगे कहानी कितनी बड़ी और पागलपन से भरी होने वाली है। कैमरा धीरे धीरे उस असली ऑफिस में जाता है जहां तेज आवाज में चिल्लाते हुए दलाल काम कर रहे हैं और यहीं से हम मिलते हैं जॉर्डन से, जो क्वींस के एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन केवल 26 साल की उम्र में ही वह इतना पैसा कमाने लगा था कि खुद उसे भी यकीन नहीं होता था। फिर भी उसे लगता था कि यह सब कम है। वह एक विशाल हवेली में रहता था। खूबसूरत नाओमी उसकी पत्नी थी। उनके 2 बच्चे थे। उसके पास निजी जेट, 6 कारें, 3 घोड़े, 2 छुट्टी वाले बंगले और एक शानदार नाव थी। उसकी जिंदगी हर उस चीज से भरी थी जो उसे पागलपन वाला रोमांच देती थी। नशे, शराब, गलत आदतें और ऐसी हर सीमा जिसे तोड़ने में उसे मजा आता था। दुनिया के सारे नशों में एक ऐसा नशा था जो उसके सबसे ज्यादा करीब था और वो था पैसा। कहानी वापस जाती है जब वह बस 22 साल का था और वॉल स्ट्रीट पर अपनी नई जिंदगी शुरू कर रहा था। हम उसे उस कंपनी में कदम रखते देखते हैं जहां से उसका ब्रोकरी वाला सफर शुरू होने वाला था। उसके बड़े अफसर उसके साथ जानवर जैसा बुरा व्यवहार करते हैं, लेकिन जॉर्डन की नजर एक आदमी पर अटक जाती है। मार्क हैना नाम का सीनियर ब्रोकर जो उससे कई गुना ज्यादा पैसा कमाता है और जॉर्डन को वॉल स्ट्रीट की पागल दौड़ के कुछ गहरे राज बताने के लिए तैयार रहता है। जैसे ही शेयर बाजार खुलता है, जॉर्डन का दिमाग घूम जाता है जब वह ट्रेडिंग फ्लोर को देखता है और सिर्फ पैसे की खुशबू का लालच उसे सेकंडों में अपने कब्जे में ले लेता है। बाद में हैना उसे लंच पर ले जाता है और बताता है कि इस दुनिया में टिकने और आगे बढ़ने के लिए उसे किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। नशे और रंगीन जिंदगी उसे नंबरों पर फोकस रखने में मदद करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा राज ये है कि एक ब्रोकर का काम अपने ग्राहकों को अमीर बनाना नहीं बल्कि खुद को अमीर बनाना है। वॉल स्ट्रीट की इस गंदी लेकिन चमकदार दुनिया में एक ब्रोकर का असली काम है अपने ग्राहकों को सपने बेचना और साथ ही अपनी जेबों में असली पैसा ठूंसना है। लेकिन युवा जॉर्डन को अभी भी इस सोच से थोड़ी परेशानी होती है, पर जैसा कि आगे देखने वाले हैं, वह इस सही गलत की फीलिंग से बहुत जल्दी बाहर निकल जाता है। अगले 6 महीनों में जॉर्डन इस धंधे की हर बारीकी सीखता है, क्योंकि वह उस लाइसेंस की तैयारी कर रहा होता है जिससे उसे शेयर खरीदने और बेचने की पूरी आजादी मिलने वाली है। लेकिन बदकिस्मती से लाइसेंस मिलने के पहले ही दिन शेयर बाजार बुरी तरह गिर जाता है, जिसे बाद में ब्लैक मंडे कहा गया और इस गिरावट की वजह से वह और कई लोग एक ही झटके में बेरोजगार हो जाते हैं। यह हालत उसके लिए अच्छी नहीं है, खासकर तब जब वह अपनी पहली पत्नी के साथ खाने की मेज पर बैठकर पैसों की टेंशन में उलझा होता है। तभी अखबार में उसे स्टॉक ब्रोकरों की सिर्फ एक ही नौकरी का विज्ञापन मिलता है। बाजार की हालत को देखते हुए वह पहले तो हिचकिचाता है, क्योंकि इंटरव्यू एक छोटे से स्ट्रिप मॉल में बनी एक मामूली कंपनी में होना है, लेकिन मजबूरी और उम्मीद दोनों उसे वहां जाने पर मजबूर कर देती है। हालांकि वहां उसे पेनी स्टॉक्स नाम की जिस चीज के बारे में पता चलता है, वह उसकी जिंदगी कई तरीकों से हमेशा के लिए बदल देने वाला होता है। उसका इंटरव्यू लेने वाला आदमी, जो उसके पुराने दफ्तर के लोगों से बिल्कुल अलग और काफी बेढंगा दिखता है, उसे बताता है कि उनकी कंपनी केवल पेनी स्टॉक्स का ही कारोबार करती है। ये वही स्टॉक्स हैं जिन्हें वे पिंक शीट्स कहते हैं और ये उन छोटी कंपनियों के होते हैं जिनके पास ठीक से काम करने के लिए भी ज्यादा पैसा नहीं होता और इसलिए ये शेयर सचमुच पैसों में बिकते हैं। जॉर्डन ये समझ नहीं पाता कि इतने छोटे शेयर बेचने से आखिर कमाई कैसे होती है, लेकिन तभी वह आदमी उसे बताता है कि इन स्टॉक्स पर उसे 50% कमीशन मिलेगा और जहां तक इनके बेचने की कानूनी बात है, तो ये पूरा खेल एक ऐसे धुंधले इलाके में आता है जो असल में जॉर्डन के लिए ही फायदेमंद साबित होने वाला है। लेकिन यह सब तब तक चलता है जब तक चीजें पलट न जाएं। जॉर्डन एक जन्मजात सेल्समैन है और उसे जल्दी समझ आ जाता है कि वह पेनी स्टॉक्स बेचकर, अपने ग्राहकों से झूठ बोलकर और अपने आसपास के लोगों को हैरान करके बहुत ज्यादा पैसा कमा सकता है। थोड़े ही समय में उसकी कमाई इतनी बढ़ जाती है कि उस पर उसके पड़ोसी डॉनी अज़ोफ की नजर पड़ जाती है। डॉनी को जैसे ही पता चलता है कि जॉर्डन कितना पैसा कमा रहा है, वह बिना सोचे तुरंत अपनी नौकरी छोड़ने को तैयार हो जाता है। बस शर्त ये कि जॉर्डन उसे अपने साथ काम पर रख ले। जॉर्डन उसकी बात मान लेता है और उनका लंबा पेशेवर सफर उसी रेस्टोरेंट में शुरू होता है जहां दोनों पहली बार मिले थे। डॉनी वही पहला इंसान होता है जिसने जॉर्डन को से मिलवाया। थोड़े ही समय में दोनों यह फैसला कर लेते हैं कि अब उन्हें खुद की कंपनी शुरू करनी चाहिए और अपने दम पर खेलना चाहिए। इसलिए जॉर्डन उन लोगों को नौकरी पर रखता है जिन्हें वह सालों से जानता है और जो बेचना जानते हैं। माना कि ये लोग ज्यादातर छोटे मोटे डीलर थे, लेकिन जॉर्डन को पूरा भरोसा था कि वह इन्हें असली दलाल बना सकता है। उसकी मेज पर बैठे 4 आदमियों में से सिर्फ ब्रैड ही ऐसा है जो सच में सेल्समैन है, लेकिन उसे इस काम में जरा भी दिलचस्पी नहीं, क्योंकि उसका
बेचने का धंधा पहले से ही अच्छी कमाई दे रहा है। जब जॉर्डन इन सबको अपने साथ काम करने के लिए मनाने की कोशिश करता है तो वह उन्हें एक पेन देकर उसे बेचने को कहकर असली सेल्समैन की सबसे कठिन परीक्षा लेता है। ब्रैड पेन हाथ में लेते ही समझ जाता है कि चीज बेचने के लिए सबसे पहले मांग पैदा करनी पड़ती है और यह जॉर्डन को बाकी लोगों को एक ऐसा सबक सिखाने का मौका देता है जिसे समझने में उन्हें वक्त लगेगा, लेकिन आखिरकार वे सीख ही जाएंगे। डॉनी के अलावा जॉर्डन जिन लोगों को शुरू में अपनी फर्म में रखता है उनमें रॉबी एल्डन चेस्टर और रुग्रेट शामिल हैं, जो असल में लॉ स्कूल तक गए थे। धीरे धीरे वे सब अच्छा पैसा कमाना शुरू कर देते हैं, लेकिन जॉर्डन को जल्दी एहसास हो जाता है कि अगर वह अपने दलालों को इतना तेज और समझदार बना दे कि वे अमीर लोगों को भी शेयर बेच सकें तो कमाई कई गुना बढ़ सकती है। वह अपनी कंपनी का नाम बदलकर स्ट्रैटन ओकमोंट रख देता है और यहीं से उनकी दौलत की असली यात्रा शुरू होती है। उसकी ट्रेनिंग उसके बेढंगे साथियों को मूर्खों से निकालकर तेज तर्रार सेल्समैन बना देती है और कुछ ही समय में वह अपनी कंपनी को अगले बड़े स्तर तक पहुंचा देता है। जैसे जैसे उनका आकार बढ़ता जाता है वैसे वैसे वे फोर्ब्स पत्रिका की नजर में आते हैं और साथ ही FBI की निगाहें भी उन पर टिकने लगती हैं। फोर्ब्स उसे वॉल स्ट्रीट का भेड़िया कहता है क्योंकि वह जॉर्डन के नकली रॉबिन हुड खेल को भांप जाता है, जहां वह कम आय वाले लोगों को उठाकर उन्हें बेरहम दलाल बनाता है और आखिर में सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करता है। लेकिन पत्रिका यह नहीं समझ पाती कि वही लेख उसे रातों रात सुपरस्टार बना देगा और उसकी कंपनी का आकार 2 गुना कर देगा, क्योंकि देश भर के नौजवान स्टॉक ब्रोकर उसके साथ काम करने के लिए लड़ने लगते हैं। उसकी फर्म, जैसा कि वह खुद कहता है, धीरे धीरे एक पागलखाना बन जाती है जहां टेस्टोस्टेरोन और गंदी हरकतों की कोई कमी नहीं रहती। जॉर्डन अपने पिता को भी कंपनी में एक तरह के सख्त प्रवर्तक के रूप में ले आता है ताकि सारी टीम पूरी तरह से अय्याशी और फिजूल खर्ची में डूबकर बर्बाद न हो जाए। कहानी फिर स्ट्रैटन ओकमोंट की एक धमाकेदार पार्टी पर पहुंचती है जहां जॉर्डन की जिंदगी एक बार फिर पूरी तरह बदलने वाली होती है। यह पार्टी उसके प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों ही जीवन के लिए एक साथ एक बड़ा मोड़ साबित होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जॉर्डन अपनी पसंदीदा दवा पूरा डूब चुका है। वह और उसके दोस्त का इस्तेमाल करने का पूरा सिस्टम बना चुके हैं ताकि वे पैसे कमाने के पागलपन भरे आइडियाज सोचते हुए इसका पूरा मजा ले सके। इसी पार्टी में दूसरी बड़ी घटना तब होती है जब नशे में डूबे डॉनी के दिमाग में अचानक एक रचनात्मक आइडिया बिजली की तरह गिरता है। वह स्टीव मैडन का नाम लेता है जो उसका पुराना स्कूल दोस्त है और अब एक मशहूर जूता डिजाइनर बन चुका है, जिसका नाम आगे फिल्म में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। तीसरी और सबसे बड़ी घटना वह पल है जब जॉर्डन अपनी दूसरी पत्नी नाओमी से मिलता है और पहली ही नजर में उसके प्यार में पागल हो जाता है। वह अपनी पहली पत्नी को तलाक देने से पहले ही नाओमी के साथ अफेयर शुरू कर देता है और दोनों का रिश्ता तब तक चलता रहता है जब तक उसकी पत्नी को सच्चाई पता नहीं चल जाती। जैसे ही तलाक होता है जॉर्डन तुरंत नाओमी के साथ एक बड़े लग्जरी अपार्टमेंट में रहने लगता है। इसी दौर में वह कुछ और भी ज्यादा संदिग्ध काम करने लगता है, जैसे ब्रैड जैसे लोगों से अपने नाम पर शेयर खरीदवाना जिन्हें वह अपनी भाषा में चूहेदानी कहता है। जॉर्डन शेयर की कीमत ऊपर चढ़ाता था, ब्रैड उसे बेच देता था और ज्यादातर मुनाफा नोटों में वापस जॉर्डन को दे देता था। SIC से बचने के लिए वह मैनी रिस्किन नाम के एक वकील को रखता है जिसे वह विनाश की आवाज कहकर बुलाता है और दूसरी तरफ SIC के वकीलों के साथ बेहद बदतमीजी करता है। उसके ऑफिस में जो भी चीज उन्हें संदिग्ध लग सकती है वह सब पर उसकी नजर होती है और जब SIC उसकी फाइलें खंगाल रही होती है उसी दौरान वह एक ऐसी कंपनी के शेयर उठा लेता है जो अपना पहला IPO लाने वाली होती है और एक ऐसा अवैध कदम उठाता है जिससे उसकी कंपनी को बेहिसाब काला पैसा मिल जाता है। जब कंपनी अपने शेयर आम लोगों को देती है तो जॉर्डन की कंपनी खुद ही शुरुआती दाम तय करती है और वही शेयर अपने खास दोस्तों को वापस बेच देती है। यही तरीका जॉर्डन को दिन दूनी रात चौगुनी कमाई करवाता है और उसकी जिंदगी पहले से भी ज्यादा तेज और पागलपन से भर जाती है। इसी पैसों के नशे में वह नाओमी को शादी के लिए प्रपोज करता है और वही शानदार लाइफ शुरू कर देता है जिसकी झलक फिल्म की शुरुआत में दिखाई गई थी। जॉर्डन लास वेगास में एक ऐसी बैचलर पार्टी करता है जिसकी कीमत लगभग $20 लाख होती है। उसके बाद वह बहामास में नाओमी से शादी करता है जहां उसके सारे दोस्त और साथी मौजूद होते हैं। शादी में उसकी मुलाकात नाओमी की मौसी एम्मा से होती है जो कुछ साल बाद जॉर्डन की जिंदगी में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। शादी के तोहफे में जॉर्डन नाओमी को वही यॉट देता है जिसका जिक्र पहले किया गया था और इसी यॉट पर दोनों हनीमून मनाते हैं। हनीमून के बाद दोनों उस शानदार घर में लौटे हैं जो दुनिया की सबसे महंगी प्रॉपर्टी में से एक है, जहां नौकरानी
बागवानियों से लेकर लैंडस्केपर तक और 2 सिक्योरिटी गार्ड तक सब लोग शिफ्ट में काम करते हैं। 1.5 साल गुजरते गुजरते उनकी शादी में दरार पड़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि जॉर्डन की ड्रग्स की लत और उसकी बढ़ती ख्वाहिशें सब कुछ बिगाड़ने लगती हैं। लेकिन इन सब के बीच उसका काम चमक रहा था। कंपनी आखिरकार स्टीव मैडन का IPO लॉन्च करने वाली थी और जॉर्डन और डॉनी पहले से ही उसकी कंपनी का 85% हिस्सा चुपचाप अपने पास रख चुके थे। यह हिस्सा उनके बनाए हुए नकली नामों यानी चूहे दानों के नाम पर था, जो कानून के बिल्कुल खिलाफ था। लेकिन ये दोनों इस खेल को खेलने और इससे तगड़ा पैसा बनाने के लिए पूरी तरह तैयार थे। उन्होंने अपने दलालों को ट्रेन कर रखा था और अब उन्हें जान लगाकर स्टीव मैडन के शेयर बेचने का आदेश दे दिया था। उनकी कंपनी इतनी तेज रफ्तार से ऊपर जा रही थी कि FBI की नजर भी उतनी ही तेजी से उन पर टिक रही थी। एजेंट डेनहम काफी समय से उनकी हर चाल पर नजर रख रहा था। वह देख रहा था कि यह कंपनी किस तरह अचानक ऊपर उड़ रही है और जॉर्डन किस रफ्तार से अमीर बनता जा रहा है। जैसे जैसे पैसा तेजी से आने लगा, वैसे वैसे FBI भी जॉर्डन के आसपास मंडराने लगी और उसके हर संभावित साथी की तलाश के लिए अचानक तरह तरह के फोन आने शुरू हो गए। जब जॉर्डन को उस वीडियोग्राफर का फोन आता है जिसने उसकी शादी शूट की थी और वह बताता है कि FBI ने सारी रिकॉर्डिंग मंगवाने के लिए उसे सम्मन भेजा है, तो जॉर्डन की हालत थोड़ी ढीली पड़ जाती है। घबराहट में वह अपने एक भरोसेमंद सलाहकार से बात करता है जो पहले पुलिस में था और अब एक निजी जांच करता है। जॉर्डन उससे एजेंट डेनहम के बारे में सब कुछ जानना चाहता है। PI कहता है कि उसने डेनहम पर पूरा होमवर्क कर लिया है और अब वह बस इंतजार कर रहा है कि जॉर्डन कोई बड़ी गलती करे। लेकिन PI साफ कह देता है कि इस मामले से दूर रहो और एजेंट से बात करने की कोशिश भी मत करना। लेकिन जॉर्डन वही करता है जो उसे नहीं करना चाहिए था। वह डेनहम को अपनी लग्जरी यॉट पर बातचीत के लिए आमंत्रित करता है। बातचीत की शुरुआत में जॉर्डन खुद को बहुत कूल दिखाता है और डेनहम को अपने कई साथियों की एक लंबी लिस्ट देकर माहौल हल्का करने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ ही पलों बाद असल गेम शुरू होता है। जॉर्डन बात को मोड़ता है और एजेंट को सीधे सीधे रिश्वत देने की कोशिश करता है। डेनहम भी कुछ देर उसका खेल देखता रहता है, यह समझने के लिए कि जॉर्डन कितना नीचे गिर सकता है और क्या क्या बोल सकता है। लेकिन आखिरकार वह उसे रोक देता है और साफ कह देता है कि उसे किसी भी प्रकार की रिश्वत में जरा सी भी दिलचस्पी नहीं है। इस जवाब से जॉर्डन पहले तो आग बबूला हो जाता है, फिर अचानक डरने लगता है कि वह इतने बड़े फेडरल अधिकारियों से अपना काला धन कहां और कैसे छुपाएगा। तभी उसका दोस्त रगराट एक रास्ता खोलता है। वह बताता है कि वह एक स्विस बैंकर को जानता है अपने लॉ स्कूल के दिनों से और वह दोनों के लिए स्विट्जरलैंड में मुलाकात सेट कर सकता है। जॉर्डन की लत अब इतनी बढ़ चुकी थी कि पूरी यूरोप यात्रा उसके लिए एक धुंध जैसी हो जाती है। यहाँ तक कि जिनेवा पहुँचते समय वह खुद को विमान की सीट से बंधा हुआ पाता है, क्योंकि रास्ते भर वह खुद पर काबू नहीं रख पाया था। जिनेवा पहुँचने पर जॉर्डन और डॉनी की मुलाकात सॉरेल से होती है, जो वह स्विस बैंकर है जो फिलहाल उनकी मुश्किलों का हल ढूंढने वाला है। सॉरेल उन्हें वहाँ के स्विस कानूनों से जल्दी से परिचित कराता है और उन्हें ऐसे कुछ रास्तों और खामियों के बारे में बताता है जिनकी मदद से वे अपना पैसा आसानी से छुपा सकते हैं। जब स्टॉक धोखाधड़ी से कमाए गए पैसे को स्विट्जरलैंड में जमा करने की बात आती है तो सॉरेल उन्हें समझाता है कि इसका सबसे आसान तरीका है जॉर्डन के किसी ऐसे चूहेदान का इस्तेमाल करना जिसके पास यूरोपीय संघ का पासपोर्ट हो। वह चूहेदान अपने नाम से बैंक अकाउंट खोलेगा और इस तरह वह खाता पूरी तरह अनट्रेसेबल हो जाएगा। जॉर्डन को तभी अचानक याद आती है नाओमी की ब्रिटिश चाची एम्मा, क्योंकि उस समय ब्रिटेन अभी भी यूरोपीय संघ का हिस्सा था और एम्मा इस काम के लिए एकदम परफेक्ट चूहेदान बन सकती थी। एम्मा पहले से ही जॉर्डन के चाम में पिघल चुकी थी, इसलिए उसे मनाना जॉर्डन के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। लेकिन यहाँ असली समस्या यह थी कि जॉर्डन और डॉनी दोनों के पास इतनी भारी मात्रा में नकद था जिसे स्विट्जरलैंड ले जाना था कि सिर्फ एम्मा काफी नहीं होने वाली थी। समाधान ढूंढते ढूंढते उनके दिमाग में ब्रैड की नई पत्नी चैंटले का नाम आता है, जो स्लोवेनिया की थी और जिसके पास यूरोपीय पासपोर्ट था। वे एक छोटा टेस्ट रन करते हैं और तभी पता चलता है कि चैंटले अकेली इसमें बहुत ज्यादा टाइम लेगी और पैसे को स्विस बैंक तक पहुँचाने की स्पीड बहुत धीमी रहेगी। इसीलिए एक और रास्ता निकालते हुए ब्रैड फैसला करता है कि क्यों न चैंटले के पूरे परिवार को इस ऑपरेशन में शामिल किया जाए ताकि कई लोग एक साथ छोटे छोटे रकम कैरी करके स्विट्जरलैंड पहुंचा सके। इसी चर्चा के बीच डॉनी अचानक सबको याद दिलाता है कि सिर्फ जॉर्डन का पैसा नहीं बल्कि उसका अपना पैसा भी बाहर पहुंचाना जरूरी है। लेकिन डॉनी की यही बात ब्रैड को तिलमिला देती है। ब्रैड गुस्से में फट पड़ता है और जोर देकर कहता है कि डॉनी अपना पैसा कहीं और रखे। इस बीच डॉनी
डॉनी हमेशा की तरह नशे में बैठक में आ धमकता है और दोनों की बहस एक बार फिर बढ़ जाती है। यह बातचीत बिल्कुल भी शांत नहीं रहती। डॉनी ब्रैड के साथ खेल करता है। पुलिस को भी उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ती है। डॉनी की बेवकूफी के कारण ब्रैड गिरफ्तार हो जाता है और उसे 3 महीने जेल में रहना पड़ता है क्योंकि उसने रेटिंग नहीं दी थी। उस रात डॉनी घबराकर जॉर्डन के घर कुछ कराता है जो काफी समय से तैयार नहीं हुए थे। जॉर्डन को यह अंदाजा नहीं होता कि डॉनी उनसे क्या लेना चाहता है। हालांकि वह जानता था कि ये दवाएं किसी खास मौके के लिए रखी गई हैं। चूंकि ये दवाएं पुरानी थीं, इसलिए जब तुरंत असर नहीं होता तो जॉर्डन और डॉनी एक के बाद एक गोलियां खाते रहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से इस दवा का रिलीज सिस्टम पिछले सालों में धीमा हो गया था, इसलिए जब उनके ऊपर असर करते हैं तो वह उन्हें जबरदस्त तरीके से मारता है। जॉर्डन को का असर उसी समय महसूस होता है जब वह अपने निजी सहायक से बात कर रहा होता है, जो बताता है कि उसके सारे फोन में बग है। नाओमी के फोन करने के बाद वह मुश्किल से घर पहुंच पाता है और बताता है कि डॉनी की तबीयत ठीक नहीं है और वह सॉरेल से फोन पर संपर्क कर रहा है। जब जॉर्डन आता है, वह मुश्किल से चल पा रहा होता है और डॉनी को फोन से हटाने के लिए संघर्ष करता है। जैसे ही वह ऐसा करता है, डॉनी का दम घुटने लगता है। जॉर्डन उसे अपने लिविंग रूम के फर्श पर मरने से बचाता है और थोड़ी सी अपनी पसंदीदा की मदद से उसे संभाल लेता है। लेकिन अगले दिन जॉर्डन को नशे की हालत में कार चलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। शुक्र है कि जॉर्डन ने खुद को या किसी और को सड़क पर नुकसान नहीं पहुंचाया। कुछ समय बाद चूंकि जॉर्डन लगातार सभी की निगरानी में था, रिस्किन उसे सलाह देता है कि वह एसआईसी के साथ समझौता कर ले और फर्म में अपने पद से हट जाए और इसे डॉनी के लिए छोड़ दे। रिस्किन कहता है कि वह कुछ मामलों में दोषी मान ले और जुर्माना भर दे ताकि एसआईसी उसे हमेशा के लिए अकेला छोड़ दे। हालांकि एफबीआई स्टीव मैडन मामले में अपने आरोप वापस नहीं लेगी, लेकिन अगर बाकी सब रिस्किन के अनुसार हल हो जाता है तो वे उनके बारे में कुछ नहीं कर पाएंगे। जॉर्डन के पिता भी उसे यही सलाह देते हैं कि वह यह सौदा कर ले और देर होने से पहले अपनी जान बचा ले। जॉर्डन शुरू में मान लेता है, लेकिन जब वह ऑफिस लौटा है और अपने सभी कर्मचारियों से मिलता है तो वह अपना मन बदल देता है। हर कोई उसका समर्थन करता है और कुछ ही समय बाद जब एफबीआई उनके दरवाजे पर दस्तक देती है, वह बेहद वफादार साबित होता है। कोई भी एजेंटों को स्टीव मैडन के आईपीओ के बारे में कोई जानकारी नहीं देता और जांच के दौरान जॉर्डन उन्हें रोकता है, जिसे वह उत्पीड़न कहता है। इस बीच जॉर्डन और डॉनी को देश न छोड़ने की सलाह दी गई थी, फिर भी उन्होंने अपना व्यवसाय अपने साथ ले जाने और उसे इटली से चलाने का फैसला किया। कुछ ही देर बाद रुग्रेट फोन करता है और बताता है कि स्टीव मैडन अपने सारे शेयर बेच रहे हैं। जॉर्डन घबरा जाता है क्योंकि कंपनी के ज्यादातर शेयर अब स्टीव मैडन के नाम पर हैं। जॉर्डन रगराट से कहता है कि वह बाकी सभी को अपने शेयर बेचने के लिए कहे ताकि कीमतें गिरें और कंपनी के शेयर पैनी स्टॉक में बदल जाए। लेकिन हालात और भी खराब हो जाते हैं जब उसकी चाची एम्मा की मौत हो जाती है और अगर वह स्विट्जरलैंड जाकर उसके खाते को अपने नियंत्रण में नहीं लेता तो वह हमेशा के लिए बंद हो जाता है। मोनाको जाते समय जहां से वे स्विट्जरलैंड जाने वाले थे, उनकी नौका मुसीबत में फंस जाती है और वे लगभग डूबने ही वाले होते हैं। सौभाग्य से इतालवी तट रक्षक जॉर्डन डॉनी और उनके परिवारों को मरने से बचा लेते हैं, लेकिन इससे बाकी सारी समस्याएं रुकती नहीं है। आने वाले 2 सालों में जॉर्डन अपने आप को संभाल लेता है, शांत हो जाता है और एक टीवी हस्ती बन जाता है। लेकिन फिर भी एफबीआई उसके खिलाफ मुकदमा बनाती है और उसे गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाती है। ऐसा लगता है कि रगराट और सॉरेल को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था क्योंकि बैंकर के पास कुछ और संदिग्ध काम थे, लेकिन उसने संघीय सरकार से अपनी जान बचाने के लिए जॉर्डन को छोड़ दिया। जॉर्डन पर मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर न्याय में बाधा डालने तक हर तरह के आपराधिक आरोप लगाए जाते हैं और जमानत भरने के बाद उसे अपने घर में ही नजरबंद कर दिया जाता है। अपने जीवन के अगले पड़ाव में उसे न केवल अपनी सारी भौतिक संपत्ति बल्कि अपनी पत्नी और बच्चों को भी खोना पड़ता है। डॉनी उसे आर्थिक मदद का वादा करता है, इसलिए जब एफबीआई उसे डॉनी और बाकी साथियों के बारे में बताने के लिए कहती है तो वह मना कर देता है। नाओमी के साथ हालात बिगड़ते हैं और वह फिर लेने लगता है। जॉर्डन को एहसास होता है कि अगर उसे अपने जीवन में कुछ बचाना है तो उसे अपना रवैया बदलना होगा। एफबीआई के साथ सहयोग का दूसरा प्रस्ताव वह भारी मन से स्वीकार करता है, लेकिन उसके अंदर थोड़ी व्यावहारिकता बची रहती है। जॉर्डन डॉनी से कुछ लेने के लिए वायर पहने हुए ऑफिस वापस जाता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता। जॉर्डन डॉनी को एक नोट देता है जिसमें वह बताता है कि उसने वायर पहना हुआ है और बातचीत में उनके काम के अवैध पहलुओं पर ध्यान नहीं देगा। लेकिन दुर्भाग्य से डॉनी अब जान
चुका है कि संघीय अधिकारी उसके भी पीछे हैं। इसलिए वह उसी नोट का इस्तेमाल करके जॉर्डन की जासूसी करता है और अपने अपराधों के लिए FBI से सुलह कर लेता है। इसलिए जॉर्डन चाहे ऐसा करना न चाहे, फिर भी उसे गिरफ्तार होने के बाद सबको छोड़ना पड़ता है और बदले में उसे नेवादा की एक छोटी जेल में 3 साल की सजा मिलती है। जेल से बाहर आने के बाद वह दूसरों को बेहतर सेल्समैन बनने की ट्रेनिंग देने का अपना करियर जारी रखता है और बदले में उन्हें बड़ा बनने का सपना बेचता है। फिल्म का अंत जॉर्डन द्वारा अपने एक सेमिनार में किसी को एक पेन देते हुए और उसे वह पेन बेचने के लिए कहने के साथ होता है।